Hello students, welcome in the E-class of हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इस क्लास में चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो है बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ की संभावनाएं एक गजल है जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। प्रस्तुत गजल मुसल्स अर्थात एक ही भाव बोध वाली गजल नहीं है। इसका प्रत्येक शेर भाव भूमि अपनी अलग अलग रखता है। समसामयिक मतलब आजकल के जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि बहुत चिंतित हैं, किंतु वे निराश नहीं हैं। तमाम विषम परिस्थितियों यानी कठिन और विपरीत परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद भी उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी यहाँ पर बरकरार दिखाई देती है, नजर आती है। उन्होंने इस समय एक साधारण वर्ग का जो इंसान है या जो गरीब और बेचारे असहाय लोग हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनको इन शेरों के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं गजल के अलग अलग शेरों में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। हमारा पहला शेर है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अर्थात इस समय बाढ़, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, वो सामने दिखाई दे रही है। इतनी बरसात हो रही है कि बाढ़ आने की संभावना है, फिर भी लोग जिनके की नदियों के किनारे घर बने हैं, वे अपने घरों में रह रहे हैं, बाढ़ का सामना करने के लिए तैयार हैं, बाढ़ से डर नहीं रहे हैं। इसका अगर अर्थ और हम समझें तो स्टूडेंट्स, आज हर तरफ से इंसान को अपने सामने गरीब और मजदूर और जो बहुत ही असहाय लोग हैं, उनको अपने चारों ओर मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, किंतु वे उनसे डरकर भागते नहीं हैं। उसी जगह पर रुककर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं। हमारी दूसरी गजल है, चीड़ वृक्ष के में आंधियों की बात मत कर। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ एक पेड़ का नाम है जो कि बहुत ऊंचा होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इन चीड़ के पेड़ों की ये विशेषता है कि वो इतने लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं कि उनकी जड़ें एकदम नाजुक हो जाती हैं और जब भी तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां आती हैं, तो वह अपने तनों को और जड़ों के साथ उखड़कर गिर जाते हैं। तो इसी बात को कवि ने इस शेर में समझाया है कि जहां पर चीड़ के पेड़ों के वन हैं, जंगल हैं, वहां पर आंधियों की, तेज हवाओं की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दरख्त अर्थात पेड़, उन पेड़ों के तने बहुत नाजुक होते हैं, आंधियां चलने पर वो गिर जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ समझें तो जो गरीब है, जो मजबूर इंसान है, उसको ज्यादा डराने और धमकाने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें विषम परिस्थितियों में ज्यादा नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि शायद उनको सहन भी ना कर पाएं और उनका हाल भी चीड़ के पेड़ों की तरह हो जाए। वो अपने नाजुक तनों के साथ जैसे गिर जाते हैं, ये भी अपने जीवन से हार मान जाए। हमारा तीसरा शेर है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। यहाँ पर कवि ने उन लोगों के बारे में बताया है
जो कि कठिन परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़े। अगर कोई आईना या शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है वो टूटता है, गिर जाता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह फिर से कभी भी एक समान दिखाई नहीं देता। किंतु सब लोग ऐसे नहीं होते। आज कुछ गरीब और मजबूर इंसान ऐसे भी हैं जो बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं, किंतु इन परिस्थितियों के आगे वो हार नहीं मानते, अपने आप को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर नहीं देते, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो अपनी हिम्मत जुटाते रहते हैं, हिम्मत को कभी भी टूटने नहीं देते। इसके बाद आइए देखते हैं हमारा चौथा शेर। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। यहाँ एक मजबूर और गरीब इंसान जो बुरी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, कठिन समय का सामना कर रहा है, वो दूसरे पैसे वाले या वैभवशाली लोगों का वैभव देखना उस समय नहीं चाहता जबकि उसके सामने उसकी मजबूरियां हैं। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति उन पैसे वाले व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि आपका वैभव हम फिर कभी देखेंगे, फिलहाल तो हमारे पांव कीचड़ में सने हैं, यानी हम मजबूरियों में और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। पहले हम उनका सामना कर लें, उनसे मुक्ति मिल लें, उसके बाद जब हम अपनी सामान्य परिस्थिति में आएंगे तब आपकी सुख सुविधा और ऐश्वर्य को देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कालीन सुख सुविधा का प्रतीक बताया है और पांव का कीचड़ में सने होना इंसान का मुसीबत से जूझने का प्रतीक बताया है। अपने अगले शेर में कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। यहाँ एक मजबूर इंसान की बहुत कठिन परिस्थिति को बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति गरीब होता है, बेचारा होता है, तो एक ताकत वाला इंसान उसका प्रयोग किसी भी परिस्थितियों में करके चला जाता है और अपना काम निकाल लेता है। तो ये व्यक्ति अपने आप को झुनझुने अर्थात उस खिलौने के समान मानते हैं जिसे जो भी व्यक्ति आता है और बजाकर चला जाता है। यानी व्यक्ति हमेशा कमजोर व्यक्तियों को असहाय मानता है और अपनी सुख सुविधा के लिए उनका प्रयोग करके चला जाता है, उन्हें ऐसे ही छोड़कर। तो यहाँ पर गरीब व्यक्तियों ने स्वयं को आदमी नहीं बल्कि एक खिलौना झुनझुना बताया है। हमारी गजल का आखिरी शेर है, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं अनमने। यहाँ पे कवि उन लोगों को जगाने की, जागृत करने की बात करते हैं जो अपने जीवन से हारे हुए से हैं, सोए हुए से, ऊंघे हुए से हैं। तो कवि कहते हैं कि उनके साथ चलने वाले लोग ऊंघे हुए यानी अपनी मुसीबतों से डरे हुए हैं और उनके प्रति उदासीन हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उन्हें तड़पती सी गजल सुनाए, उनको अपने हक के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जागृत करे, उन्हें ऐसे कोई शब्द सुनाए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और खुद के लिए लड़ना सीख जाएं और अपनी इस ऊंघ से बाहर आएं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने इस गजल में कवि ने सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को हमारे सामने प्रकट करते हुए गरीब और मजबूर इंसानों की परिस्थिति को हमारे समक्ष बताया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।